मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ओवैसिया बदनाम हुआ बुड़बकवा तेरे लिए, ओवैसिया बदनाम हुआ बुड़बकवा तेरे लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, अब डंका बजेगा, मोदी मीडिया के चैनलों में मुर्गा लड़ाया जाएगा, विपक्ष के नेताओं और पक्ष के नेताओं को बुलाया जाएगा, कठोर सवाल होगा और सवाल चाहे जिससे भी हो, लेकिन मीडिया को चाहिए टीआरपी, और हो ना हो बात ओवैसी की 100% होगी। भाई उसके बिना मीडिया वालों का पछता कहां है। औरतें तो बेचारी मुफ्त में मारी जा रही है, ये कहावत तो उनके लिए आम है ना कि औरतों को कुछ ऐसी बात मत कहना, उसके पेट में बात पचेगी नहीं। लेकिन मैं सच बताऊं, ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, इनके पेट में बात पचती नहीं है। ये कहावत इनके लिए होना चाहिए था और मुझे लगता है कि इन्हीं के लिए था, लेकिन हमने फिट कर दिया बेचारी औरतों के पीछे। अब मैं बताऊं कैसे। देखिए, गोदी मीडिया कोई भी हल्की फुल्की खबर अगर मिल गई गोदी मीडिया को तो उसे बड़ा करेंगे, भोकाल करेंगे। देखिएगा ना, सवाल किसी से भी पूछा जाए, किसी से भी सवाल पूछा जाए, पर्दे पर ओवैसी की फोटो बड़ी बड़ी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी से टीआरपी मिलना है ना। मीडिया को जिस चीज से टीआरपी मिले वही दिखाना शुरू कर देंगे। अब इनकी खबरें झूठी होती है कि सच्ची, ये तो बात का बहस है, ये तो बाद में हम लोग बहस कर लेंगे। पहले ये जानते हैं कि टीआरपी अगर मीडिया को मिल गया तो कोई झूठी से भी झूठी बात ये चला देंगे। देखा नहीं क्या आपने, सुना नहीं क्या आपने, विचार नहीं क्या आपने। हाल फिलहाल में धर्मेंद्र जी जिंदा थे, हीरो हैं धर्मेंद्र जी, जिंदा थे ना। गोदी मीडिया के पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने तो उसको मार ही दिया था। सही है कि नहीं है? अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, है कि नहीं? और ठीक है, ये 100% सत्य है कि भारतीय सेनाओं ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाब देना ही चाहिए था, और चूंकि दिया, लेकिन गोदी मीडिया कितना गिर गई देखा नहीं आपने। लाहौर भारत ने कब्जा कर लिया है, ये झूठी बात चलाने की क्या जरूरत थी, ये भोकाल बनाने की क्या जरूरत थी। अरे हमारे सेनाओं की वीरता पर कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। हमारी सेना मर मिटने वाली सेना है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप भोकाल क्यों करते हो, झूठ क्यों परोसते हो, बताओ ना। अब इनको चाहिए भैया टीआरपी, तो हर चीज में ढूंढेंगे ओवैसी एंगल, ओवैसी एंगल, ओवैसी एंगल, ओवैसी एंगल, हर चीज में ओवैसी एंगल। अरे ये बात ऐसी है, ऐसा होना चाहिए। ओ इसमें तो ओवैसी एंगल दिख रहा है, ओवैसी एंगल दिख रहा है। बार बार ओवैसी का नाम लेंगे क्यों, बताइए। हाँ, मैंने पहले बताया, बात टीआरपी की है। मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कोई भी खबर इन गोदी मीडिया के चैनल से सुने, कोई खबर सुने तो आप फर्स्ट नजर में, पहली नजर में 100% विश्वास ना करें, उसके तह तक जाएं, उसके बाद आप दूसरे तक पास आउट करें। क्यों? इन लोगों का कोई लाज शर्म है क्या? कोई भी खबर दे देंगे, बाद में पता चलेगा कि एक खबर झूठी है तो कहेंगे भैया सॉरी, सॉरी भैया सॉरी। करोड़ों लोगों ने उनकी खबर देखी, करोड़ों लोग भ्रमित हो गए, लेकिन इनके तरफ से जो बात कही जाएगी वो क्या कही जाएगी, आई एम सॉरी। अब थोड़ा टॉपिक की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 80, राज्यसभा की सीट 31 यानी कि 31, और विधानसभा की सीटें हैं 403। अगर मैं परसेंटेज निकालूं, अगर मैं देखूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मुस्लिम कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 19.26, 19.26, यानी कि मोटा मोटी मान के चलते 20%। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403। अगर मुसलमानों का परसेंटेज निकाला जाए तो कम से कम, चूंकि उस मुसलमानों के आबादी के अनुसार मुसलमानों को विधानसभा में कम से कम, चूंकि 20% की जनसंख्या है, तो अगर 20%, 20% अगर निकालूं 403 का 20%, तो आएगा भैया लगभग 80। तो मुसलमानों को 80 सीट चाहिए विधानसभा में। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31, 31। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए 20%, यानी कि 31% का 20% मोटा मोटी होता है 6, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80, 80 का 20% अगर निकाला जाए तो होगा 16। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप दर्शकों से पूछता हूं, आप ऑडियंस से मैं पूछता हूं, बताइए जब से भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, जब पहला चुनाव हुआ 1952 में,
उसके बाद हमको बताइए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, मुसलमानों को इसकी आबादी के अनुसार क्या सीटें, आप बताइए। अगर मुसलमानों को इसके आबादी के अनुसार सीटें नहीं मिलेंगी तो मुसलमानों की बात कैसे होगी? तब तो फिर बीजेपी कानून बनाएगी मुसलमानों के खिलाफ, यानी कि शरीयत से संबंधित कानून अब बीजेपी बनाएगी। शायद जिसे खाकर हाथ धोना नहीं आता हो वो शरीयत से संबंधित कानून बनाने लगे तो मुसलमान सड़कों में उतरेगा, और सड़कों में फिर उतरने से क्या होगा? इसलिए कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी राज्य जितने भी हुए कश्मीर को छोड़कर, वहां मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों के परसेंटेज के हिसाब से उन्हें सीटें कभी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जागो, सोते मत रहो कि आप ओवैसी को बुरा भला कहते हो कि ओवैसी वोट काटने आ रहे हैं, ओवैसी बीजेपी के बी टीम है। बहुत सारे मुसलमान इसे मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% मुसलमान मानते हैं, लेकिन भैया बहुत सारे मुसलमान, लगभग 50% मुसलमान तो अभी भी ये मान रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से पैसा लेती है ओवैसी की पार्टी AIMIM, और ओवैसी चुनाव लड़वा के बीजेपी को फायदा पहुंचवा देता है। लेकिन भाई ये सब गलत बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मैंने कहा ना, आप यूपी में ही देख लीजिए, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यूपी में होने वाला है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यूपी में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। तो अगर परसेंटेज निकाल लूं तो 80 का 20% 16, 31 का 20% लगभग 6, और 403 का 20% लगभग 80 सीटें। बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। मैं बात कर रहा हूं कि जब से आजादी मिली है हमें, उसके बाद से जब से चुनाव होना शुरू हुआ, पहला चुनाव 1952 में हुआ, उसके बाद से कभी भी मुसलमानों के परसेंटेज के हिसाब से उन्हें सीटें मिली है क्या? नहीं मिली है। और जब अगर उन्हें सीटें नहीं मिली है तो कोई उठ खड़ा होता है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों जागो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने आया हूं, तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि बीजेपी का बी टीम है ये? यानी कि तुम्हारा हक तुम्हें दिया जाए तो तुम कहते हो कि ये बीजेपी का बी टीम है। बताइए, शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताइए, इसमें कोई गाली मत देना मुझे, मैं डेटा से बात किया हूं, कोई हवाई बात गोदी मीडिया जैसा मैंने किया नहीं, समझ रहे ना। तो अगर कोई आपको, हमें मुसलमानों को हक दिलाने की बात करे, दिन रात आपके लिए तड़पे, भूखे प्यासे, और आपके संबंधित बात करे, और आप उन्हें कहें कि ये बीजेपी का बी टीम है, उस पर क्या गुजरती होगी बताइए। इसलिए मेरा मुसलमानों से कहना है, आप मेरी बात माने या ना माने, मैं अपने आप को इतना बड़ा आदमी तो नहीं समझता हूं कि आप मेरे विचार से मतलब एग्री होंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, नहीं भी होंगे तो मुझे आप पर कोई अधिकार नहीं है, आपके जीवन पर आपका अधिकार है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आजादी से लेकर आज तक कश्मीर को छोड़कर दूसरे राज्यों में देखिए मुसलमानों का जितना परसेंटेज है, उस हिसाब से उन्हें सीटें नहीं मिली है मुसलमानों को। और अगर कोई एक बंदा, एक दीवाना आता है और कहता है कि आपको आपका हक दिलाने आया हूं, तो और आप उसे कहते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब पता चला ओवैसी क्यों उभर रहा है, ओवैसी की पार्टी AIMIM क्यों उभर रही है। इसीलिए गोदी मीडिया के पेट में बात पचती नहीं, और गोदी मीडिया को चैन नहीं। क्या करें, ये मुस्लिम की एक पार्टी उठ खड़ी हो रही है, अब ये सवाल करेंगे, अब इन्हें हक चाहिए, ये शरीयत के हिसाब से अपना चलना शुरू कर देंगे। इनको तो लगता है वही नाच गान डांस वांस में सब ये लोग बर्बाद हो जाए। ओवैसी के उभरने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मुसलमानों के आबादी के हिसाब से मुसलमानों को सीटें नहीं मिलना। देखिए, ओवैसी बार बार कहते हैं कि भैया हम मुसलमानों का नेता नहीं है, अगर आप लोगों को मुझे वोट नहीं देना है तो मत दें, लेकिन आप ये तो देखें कि आपका नेता कौन है। आपके परसेंटेज के हिसाब से, जिस राज्य में आप जितना परसेंट हैं, अगर उस परसेंटेज के हिसाब से किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी से ही क्यों ना हो, अगर मुसलमान उतना जितना उसका परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से उतने सीटें किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मिल जाती, कहने का मतलब चलिए बीजेपी ही होती, ठीक है। और बीजेपी लोकसभा में जैसे 403 सीटें हैं विधानसभा की, तो उसमें से 80% मुसलमानों का आता है, 20% के हिसाब से 80 सीटें मुसलमानों का, तो बीजेपी ही चलिए 80 मुसलमानों को जितवा दी,
तो भी ओबीसी नहीं लड़ेंगे। चलिए, ओबीसी का यह भी कहना है कि कोई दूसरी पार्टी भी खड़ी हो जाए और मुसलमानों के आबादी से संबंधित उतनी सीटें कोई दूसरी पार्टी वाले भी मुसलमान कैंडिडेट को उस परसेंटेज के हिसाब से सीट दे दिया जाए तो भी मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। बताइए, ये भी कभी हुआ क्या? आप ताजा ताजा अभी देख लीजिए, यूपी में 2022 में चुनाव हुआ, कितने मुसलमान एमएलए बने? मात्र 34 होना कितना चाहिए था? 80, मिला कितना? 34 यानी कि आधी सीटें से भी कम। तो क्या नहीं उभरेंगे? तो ओवैसी जो लगातार उभर रहे हैं उसके पीछे का कारण है ना इंसाफी। तो मेरे प्यारों, एक दीवाना आया है जो हमें इस नरक से, इस दलदल से निकालने आया है। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और चुल्लू भर पानी में अगर डूब मरोगे तो शर्म तुम्हें नहीं आएगी, बल्कि शर्म तो उस पानी को आएगी जिस पानी में डूबकर तुम मरोगे, क्योंकि तुम उस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उस पानी को आना चाहिए जिसमें तुम्हारा नाक डलेगी और तुम मरोगे। और तुम्हारी मर्जी, तुम जिस नाम से पुकारो, उनको बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी टीम कहो, कोई टीम ना कहो, उसे चोरी चुपके वाली पार्टी कहो, उसे अंग्रेजों का गुलाम कहो, उसे मुसलमानों का दुश्मन कहो, ये तुम पर डिपेंड करता है। मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, तूफान को आने से कोई रोक नहीं सकता। ओवैसी सिर्फ तूफान ही नहीं, जलजला है जो आया था हाल फिलहाल में बिहार में। कांग्रेस बेचारी भभा गई, तेजस्वी बेचारा टटा गया, हुआ ना। और आने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव, यहां अखिलेश यादव अपना किला बचा लो, जलजला आ रहा है, डूबकर मरोगे। और नहीं तो गठबंधन कर लो अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो। और अंत में ममता दीदी को एक सलाह देना चाहता हूं। दीदी, आप अगर किला बचाना चाहते हैं बंगाल में तो आप ओवैसी से गठजोड़ कर लें, क्योंकि आप ओवैसी को धुतकार चुके हैं, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों से उनका गठबंधन होने को है। और अगर आप बढ़कर कह देते हैं बड़ा दिल दिखाकर कि ओवैसी जी आइए, आपको अभी कुछ कम सीटें मिलेगी, तो भी ओवैसी तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है अगर आप 5 सीट भी ओवैसी को देंगे तो भी वो तैयार हो जाएंगे। और आप अपना किला बचा लीजिए। बिहार में जो हालत तेजस्वी यादव की हुई, वही हालत आपकी हो जाए, ये मैं देखना नहीं चाहता हूं दीदी।